सुप्रभात। आज यूनियन बिहार पश्चिमी चंपारण फेसबुक लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के दिगंत भाग 2 का दूसरा चैप्टर उसने कहा था शीर्षक कहानी के बारे में जानेंगे। मैंने इसके पहले वाली क्लास में ही बताया था कि किसी भी पाठ को समझने के लिए उस पाठ के जो लेखक होते हैं, अर्थात इस कहानी को समझने के लिए इस कहानीकार के बारे में भूमिका के तौर पर हमें जानना चाहिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में 11th 12th की जो वार्षिक परीक्षा है उस परीक्षा में भी इससे बहुत सारे प्रश्न सेट होते हैं और आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। इसे हम जान लें पहले। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ था, परंतु वे उनका निवास स्थान जो है गुलेर नामक ग्राम, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश। गोड़ी कांगड़ा जिला और हिमाचल प्रदेश। पिता इनके पिता शिवनाथ मिश्र और ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह संस्कृत माध्यम से शुरू होती है और ये पिता से बहुत कुछ सीखे और 1899 में इलाहाबाद से ये एंट्रेंस पास करते हैं। एंट्रेंस पास करते हैं। फिर 1901 में ये इंटरमीडिएट, फिर 1903 में ये BA पास करते हैं। ये रही उनके शिक्षा दीक्षा पर गौरतलब। अब 1904 में उन्हें जयपुर दरबार के तरफ से खेतड़ी के नाबालिग राजा के अभिभावक के रूप में इन्हें बुला करके मेयो कॉलेज अजमेर में इन्हें रख लिया गया। एक तरफ वो नाबालिग राजा का ये लुक आफ्टर यानी कि देखभाल में उनके गाइड में रहते थे और दूसरे तौर पर ये संस्कृत के शिक्षक के रूप में मेयो कॉलेज में ये
पढ़ाने लगे। फिर उनको 1916 में उसी कॉलेज में संस्कृत का विभागाध्यक्ष बना दिया गया, संस्कृत विभाग के ये अध्यक्ष हो गए। फिर उसके बाद पंडित मोहन मदन मालवीय जी इनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बुला लिए और यहाँ उनको प्रभारी प्राचार्य बनाए प्राच्य विभाग के। फिर उसके बाद प्राच्य विभाग के बाद इनको फिर संस्कृत विभाग में ट्रांसफ़र कर दिया गया और तब से वहीं पे काम करने लगे। आगे हम फिर देखते हैं 1900, वैसे 1902 से ही ये संपादन करने लगे समालोचक ये पत्रिका और काशी नागरी प्रचारणी ये दोनों पत्रिकाएं इनके मार्फत निकलने लगी। समालोचक और नगरी प्रचारणी, ये दोनों पत्रिकाएं जो निकाल रहे थे, इनमें से इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत प्रमुख निबंध इन्होंने लिखा। इनके प्रमुख निबंध हैं प्रमुख निबंध, इनके प्रमुख निबंध है कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी और देवानाम प्रिय एवं देवानाम प्रिय, ये इत्यादि इनके हिंदी में निबंध रहे। इन हिंदी के अलावा उन्होंने 3 प्रमुख कहानियां भी लिखी हैं और उनके ऐसे तो तीनों कहानियां प्रमुख हैं, फिर भी आप जिस कहानी को आज मैं बताने जा रहा हूं उसने कहा था सबसे फेमस है। आइए इसे हम देखते हैं। उन्नीस 1911 बुधु कांटा सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, ये भी 1911 में ही छपी थी। और इनकी जो तीसरी कहानी है तथा उसने कहा था, ये उसने कहा था, ये कहानी छपी 1915 में और 1915 में
उसने कहा था। ये कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपती है। सरस्वती पत्रिका, ये सरस्वती पत्रिका में छपती है और उसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसने कहा था, यह कहानी अगर हम विचार करें तो यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मील की पत्थर कहानी साबित होती है। और कहानी लेखन के प्रथम चरण में, यानी कि 20वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में यह कहानी छपती है 1915 में, जब अभी हिंदी साहित्य में कहानी शुरू हो रही थी। अभी कुछ ही कहानीकार अपनी कुछ नई नई कहानियों को लिख रहे थे, उस समय यह कहानी छपती है। इस कहानी का जो आधार जो लिया गया है गुलेरी और गैरेटी के द्वारा जो कहानी एक किताब लिखी गई, उस किताब का आधार बुक जिसको हम कहते हैं बेस बुक, यानी कि आधार किताब जो है आधार रूप में लिया गया है, वह किताब से है। उसका नाम है द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स। ये रचना जो है गुलेरी एवं कैप्टन यह जो किताब है जो द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स, यह जो कहानी जो किताब है मुख्य रूप से इसके लेखक गुलेटी एंड कैप्टन गैरेटी। ये गैरेटी जिन्होंने स्वयं कैप्टन हैं, उन्होंने उस कहानी की पृष्ठभूमि बनाने में, यानी कि कुछ लड़ाई संबंधी जो बातें हैं उसको उन्होंने बताया और उन्होंने उसी बेस पर उन्होंने कहानी अपनी तैयार की है। उसने कहा था, शीर्षक कहानी जो आप सभी जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की जो स्टार्टिंग पॉइंट, कि कैसे विश्व युद्ध में कई देश एक तरफ से और फिर उसके विरोध में कई देश हो गए,
उसमें मैं थोड़ी सी आगे चल के बताना चाहता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध ये प्रथम विश्व युद्ध में जो ये जर्मनी और फ्रांस ब्रिटेन, और इस ब्रिटेन के तरफ से भारत भी, यानी कि भारतीय जवानों को ब्रिटेन के तरफ से लड़ने के लिए फ्रांस भेजा जाता है, और फ्रांस और जर्मनी इस दोनों के बॉर्डर पे ये आर्मी की लड़ाई होती है। उसी लड़ाई के संदर्भ में यह कहानी लिखी गई है। कहानी एक कालजयी कहानी है। यह कहानी जो है एक कालजयी कहानी है। इस कहानी के मुख्य पात्र लहना, जो अपने मगरे का रहने वाला है और अमृतसर के बाजार में उसे एक 8 साल की बच्ची जो अचानक रोड पार करते समय एक तांगे वाले के घोड़ी के नीचे, पैरों के नीचे चली जाती है, उसको साहस करके यह लड़का उसको बचाता है और उसको दुकानदार के तख्ते पर खड़ा कर देता है। जब वह घर जाने लगती है तो उसे पूछता है, तेरी कुड़माई यानी कि तेरी सगाई हो गई है। वह लड़की मुस्कुराते हुए धत कहती है और अपने घर को चली जाती है। इस तरह से उस अमृतसर के बाजार में उस चौराहे पर कई बार, कभी किराने वाले की दुकान पे, कहीं दही वाले की दुकान पे, कभी सब्जी वाले की दुकान पे, कहीं दूध वाले की दुकान पे, इस तरह से उनकी मुलाकातें लगातार होती जाती हैं। और जब लड़का इसको मिलता है तो छेड़ने के उद्देश्य से कहता है, तेरी कुड़माई हो गई है, और लड़की अक्सर यही कह करके टाल देती है, धत कह करके वहाँ से वह चली जाती है। एक दिन जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, तो वो लड़की उसे कहती है, हाँ, देखते नहीं ये रेशम कढ़ा हुआ सालू जो मेरे ससुराल से आया हुआ है। अब इस लड़के का होश व हवास खोने लगता है। वहाँ से घर जाता है तो कई रास्ते पर हरकतें करता है, कहीं सन्यासिनी से टकरा जाता है, तो कहीं किसी कुत्ते को ढेला मारता है, कभी नाला में गिरते गिरते बचता है। इस तरह से वह घर जाता है। इस कहानी को लेखक ने कुल 5 भागों में लिखा है, जिसमें 3 भाग मुख्य रूप से लड़ाई की चर्चा की गई है और वातावरण के संयोजन में भी लेखक ने अच्छी सफलता पाई है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि वह अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से यह कहानी शुरू होती है और इसके बाद यह कहानी फिर शुरू होती है आज के 25 वर्ष बाद, यानी कि नायक नायिका के मिलने के फिर 25 वर्ष के बाद यह कहानी शुरू होती है। नायक यानी कि लहना सिंह, वह अपनी एक जमीन की पैरवी के लिए वह अपने घर आया हुआ है। उस समय उसको चिट्ठी मिलती है उसके मिलिट्री के अफसर की, तुम यथाशीघ्र ड्यूटी ज्वाइन करो। और ठीक उसी दिन इसके एक सूबेदार की चिट्ठी मिलती है कि लाम पर जाना है, यानी कि ड्यूटी करने जाना है, तो तुम मेरे घर आओगे और हम लोग मेरे घर से ही चल करके गाड़ी पकड़ लेंगे और ड्यूटी पर चलेंगे। जब लहना सिंह सूबेदार के घर जाता है तो सूबेदार से कहती है कि उस जवान को जरा भेज दीजिए, मैं उसे पहचानती हूँ। सूबेदार लहना सिंह से कहता है कि लहना, सूबेदारिन तुम्हें बुला रही है, शायद वह तुम्हें पहचानती है। लहना सिंह घर के अंदर घुसता है। दरवाजे पर पहुंचकर माथा टेकना
बोलता है, आशीर्वाद पाता है और जब फिर कोठरी में घुसता है तो सूबेदारन उसे मिलती है और कहती है, आप मुझे पहचान रहे हैं? लहना कहता है कि नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं पहचानता, क्योंकि सूबेदार साहब के परिवार के लोग कभी रेजिमेंट में भी नहीं रहे, आप लोग कभी वहाँ आते जाते भी नहीं हैं, मैं बिल्कुल नहीं पहचानता हूँ। तो सरदार वह सूबेदार ने उन्हें याद दिलाती है कि अमृतसर की वो घटना याद है, धत तेरी कुड़माई हो गई है, और मैं धत कह के भाग जाती थी और आप मुझे बार बार धत कह के तेरी कुड़माई हो गई है कह के चिढ़ाते थे। तब लहना को आज से 25 वर्ष बाद बीती हुई घटना याद आती है और वह थोड़ी सोचने लगता है कि ओ, यह वही लड़की है जिसे मैं अक्सर पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई है। आज सूबेदारनी उन बातों को याद दिलाते हुए यह कहती है कि सरकार से लायलपुर में मुझे ज़मीन भी मिली है और उस ज़मीन का जो हिमाकत है, कहने का मतलब कि उसका आज चुकाना है, हमको लड़ाई में जाना है और 1 साल का बेटा है, 1 साल का बेटा और मेरा पति दोनों लड़ाई में लड़ने जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। एक बेटा तो हुआ, उसके बाद 4 और बेटे हुए, लेकिन उसके बाद कोई बचा नहीं, फिर चारों जा रहे हैं और मैं आपसे आंचल पसार करके भीख मांग रही हूँ कि जैसे 25 साल पहले आपने मेरी जान बचाई थी, उसी तरह लड़ाई में मेरे बेटे और पति का जान बचाना। वह रोती हुई भीतर चली गई और लहना अपना आँख पोंछता हुआ बाहर आता है और दोनों ड्यूटी पे चले जाते हैं। लड़ाई जम करके होती है, लड़ाई की चर्चा अब मैं करूंगा तो टाइम नहीं है, लेकिन लड़ाई जम करके होती है। वहाँ लहना सिंह को पैर में भी गोली लगती है और एक गोली जो सीने में लगती है, लहना अपना पाग उतार करके उसे पूरा पट्टी बांध लेता है, किसी को जानने नहीं देता है। और यहाँ सूबेदार हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह जो कई दिनों से बीमार है, अपनी जर्सी, अपना स्वेटर निकाल करके उसे पहनाता है, उसके बदले स्वयं ड्यूटी करता है, उसको काम नहीं देने देता। और जब सूबेदार हजारा सिंह बाहर निकल जाते हैं और अचानक इनके टीम पर आक्रमण हो जाता है जर्मनों का, और उस समय बड़ी होशियारी से जर्मनों का सामना करते हैं और 63 जर्मन सैनिकों को मार गिराते हैं। तब तक उधर से हजारा सिंह लौटते हैं, उनके भी कंधे में गोली लगती है और वो भी मरते मरते बचते हैं, उनकी घाव थोड़ा कम है। और लहना सिंह अपने घाव की चर्चा अपने सूबेदार से नहीं करता है। सुबह खबर हो गया था, जब गाड़ी आती है तो उस गाड़ी पर बोधा सिंह को, यानी कि हजारा सिंह और उनके बेटा बोधा सिंह को और हजारा सिंह को, दोनों को गाड़ी पर बैठा देता है। जब सूबेदार कहता है कि लहना तुम भी चलो, तुम्हें भी घाव लगी है, इनकार कर जाता है कि नहीं नहीं, मेरे घाव तो बहुत छोटे हैं, कोई बात नहीं है, कल जो गाड़ी आएगी मैं पीछे से आऊँगा और आप चले जाइए। और जाकर जब सुधारनी को खत लिखिएगा तो कह दीजिएगा कि माथा टेकना लहना सिंह बोला है, और जब घर जाइएगा तो उनसे कह दीजिएगा कि उसने जो कहा था, यानी कहानी का शीर्षक, उसने जो कहा था उसे मैंने कर दिया है, यानी कि मैं अपनी जान पर खेल करके आपके बेटे और पति का जान बचाया है। यह कहानी का मूल रूप से सारांश है। और यह कहानी मुख्य रूप से एक प्रेम जो त्याग सिखाता है उसके बारे में गुलेरी ने कूट कूट करके इसमें शब्द संयोजन किया है और हमें सीखने का अच्छा मौका मिलता है। यह कहानी देशभक्ति भी है और प्रेम भरी भी है, लेकिन इस कहानी में अगर प्रेम और देशभक्ति दोनों है तो लहना सिंह ने देशभक्ति के साथ साथ अपने प्रेम को भी निभाता है और अपना जान दे करके भी अपने प्रेमिका के पति और उसके बेटे का
जान बचाता है, जो इस कहानी का मूल विषय है। और इस कहानी के कुल कुछ जो ऐसे इस कहानी के कुछ ऐसे जो अंश हैं जिसको अक्सर 11th 12th के 12वीं के फाइनल परीक्षा में, यानी कि वार्षिक परीक्षाओं में भी उसको व्याख्या करने के लिए, भाव स्पष्ट करने के लिए इत्यादि जो प्रसंग दिए जाते हैं उसमें भी आता है, जिसकी चर्चा समय मिला तो फिर अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि प्रसंग व्याख्याएं कैसे होती हैं। धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।